डेट जो होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है वर्ल्ड में, क्योंकि डेट जो होता है इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये साइकिल्स क्रिएट कर सकता है, ये एक बिजनेस साइकिल्स क्रिएट कर सकता है। अब लास्ट 3 साल में इंडिया में क्या हो रहा है कि नाउ इंडिया इज वंस अगेन स्टार्टेड टू लिवरेज, आपके फंड के जो रिटर्न्स हैं वो कितने ज़्यादा वोलेटाइल है। क्या ये ऐसा फंड है जो केवल राइजिंग मार्केट में अच्छा करता है एंड फॉलिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, या कोई ऐसा फंड है जो राइजिंग मार्केट में भी ठीक कर लेता है बट फॉलिंग मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरता? तो आई वुड से देन सेकंड फंड इज़ बेटर बिकॉज वो कम वोलेटाइल है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो इंडेक्स फंड जो होते हैं ये क्या ऑफर करते हैं, तो ये एक लो कॉस्ट तरीका ऑफर करते हैं टू पार्टिसिपेट इन लार्ज कैप इंडाइसेस, एंड हेंस वी बिलीव दैट इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के फॉर्म में ओन करना चाहिए along with some other actively managed large cap funds. As far as the current market conditions जो हैं, जो current market में environment है, वहाँ पे एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जो हमें लग रहा है कि बहुत ही अट्रैक्टिवली पोजीशनड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, एंड जो मार्केट का एक लॉन्ग टर्म ट्रुथ है, एंड वो ट्रुथ है मीन रिवर्जन। मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छा करता है वो अल्टीमेटली खराब करता है, और जो बहुत ज़्यादा खराब करता है वो अल्टीमेटली अच्छा करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड सबके बारे में बात करते हैं। और आज हमारे एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अमित गनात्रा, हु हैज ओवर 21 years of experience in equity research and currently serves as director head of equities at Invesco Mutual Fund, where he is responsible for providing leadership to the equity investment function. In his last assignment, Amit was working with HDFC Asset Management Company Limited as Senior Fund Manager. Prior to joining HDFC AMC, Amit has worked with Invesco for almost 11 years, managing key investment strategies, DBS Cholamandalam Mutual Fund, Fidelity, covering banking, property and construction sectors. Amit holds a commerce degree and is a chartered accountant. He is also a chartered financial analyst from AIMR. Hi everyone, welcome back to Mutual Funds की बात once again. Thank you so much for joining us. तो आज हमारे साथ हैं someone very very profound, someone who knows a lot about this industry, who's been in this industry for so many years. तो आज हमारे साथ हैं Mr. Amit Ganathra, who's the fund manager with Invesco India Mutual Fund. Amit, thank you so much for joining us today. I think this is the first time you are coming to our show, so thank you so much for giving us your time. Yeah, hi, good evening everyone. Thanks Namrata for giving us this opportunity. Thank you. थैंक यू अमित। सो अमित, जैसे आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम व्यूअर से ही लेते हैं, और आज हम चाहेंगे कि आप अपना पर्सपेक्टिव दें ऑन ऑल दोज क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के एपिसोड के बाद। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू अमित इज़, अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें ना, देखा जाए तो पहले ऐसा होता था कि म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन जो है अर्बन मार्केट में, मेट्रोज में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब आई थिंक वी आर रीचिंग अ स्टेज यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रहा है, एंड वी सी म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो पेनिट्रेटिंग इनटू द रूरल मार्केट. इट हैज़ बिगन अ लार्ज पार्ट ऑफ इट. लेकिन आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे जो रूरल मार्केट से आते हैं, जिन्होंने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी FDs या कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, और अब अगर हम उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहे हैं, तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बताना चाहेंगे who are just getting to learn about mutual funds? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है, ये जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, निवेशकों के पास, इन्वेस्टर्स के पास जो भी ऑप्शंस होते हैं, उनमें से सबसे सिंपल, सबसे एफिशिएंट, सबसे कम कीमत वाला, बिकॉज एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं, एंड सबसे सेफ प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट, जो आपको पार्टिसिपेट करने देता है इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में. हाउएवर, जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोग FD से बाहर आके फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड शायद इन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उनके लिए
3-4 बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, जो मैं कहूँगा कि उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए इन्वेस्ट करिए। बहुत बार लोग पूछते हैं कि सर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करें, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें। एक्चुअली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो सबके अपने अपने अलग होते हैं, काफ़ी क्लियर होते हैं। जैसे आपके बेटे का एजुकेशन है, या काफ़ी समय के बाद बच्चों की शादी है, तो ऐसे जो भी आपके लाइफ के गोल्स, कभी किसी को घर लेना होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो जो भी आपके गोल्स हो वो गोल्स मीट करने के लिए उनको टारगेट रखते हुए आप इन्वेस्ट करिए, तो वही आपका फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन बन जाता है। सो दैट इज वन। बहुत बार लोग रिटायरमेंट के लिए करते हैं, सो दैट इटसेल्फ इज अ गोल, राइट। सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट वही फंड चूज करें जो आपकी रिस्क एपिटाइट को मीट करता हो। यहाँ पे भी बहुत बार लोग बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करने की जनरली एक वो होती है कि आप जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, जनरली माना जाता है कि दे विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन फ्यूचर एज वेल। हाउएवर दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर जो आपका रिस्क एपिटाइट कम है, अगर जो आप बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करने की क्षमता नहीं रखते, या आपके जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नियर टर्म है, तो शायद मिड एंड स्मॉल कैप माइट नॉट बी द राइट कैटेगरी फॉर यू। आपके लिए शायद एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं, दोज माइट बी द राइट कैटेगरी। सो द थिंग इज दैट फंड्स का आप जो भी फंड चूज कर रहे हो, जो भी स्कीम्स चूज कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपने रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए करिए। तीसरा प्रिंसिपल ये होगा कि बाजार में जो भी टिप्स आती हैं या ईयर से जो आपको सुनने मिलता है, उन सब से दूर रहें। एंड अगर जो ज़रूर पड़े तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। देर आर इंटरमीडिएटरीज इन द मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं टू मेक दोज इन्वेस्टमेंट्स। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज दैट आपका जो अल्टीमेट वेल्थ क्रिएशन जो होता है, इसमें जो आपका वेल्थ बनता है, वो एक्चुअली आप कितना टाइम मार्केट में ज़्यादा स्पेंड करते हो उस पर डिपेंड करता है, ना कि आप हर साल कितना रिटर्न कमा रहे हो। एंड सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर जो बहुत ज़्यादा रिटर्न चेज करोगे एंड फिर अगर जो निराशा हुई बिकॉज रिटर्न्स आर नॉट इन लाइन विद योर एक्सपेक्टेशंस, तो फिर आप निकल जाते हो मार्केट से। और आप कंपाउंडिंग, जो एक्चुअली सबसे पावरफुल सोर्स है या सबसे पावरफुल मैकेनिज्म है फॉर वेल्थ क्रिएशन, उसको आप मौका ही नहीं देते। तो इसीलिए कि हर साल रिटर्न कितना कमाएंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। स्टडीज बताती हैं कि कितना साल इन्वेस्टेड रहे, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है वेल्थ क्रिएशन पे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई स्पेंडिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन मार्केट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. Yeah, I mean, I think all of us understand the value of long-term investing, कि आप जितना ज़्यादा लंबे समय तक invested रहेंगे, you would see that compounding effect in your returns. लेकिन अमित, आप जैसे बोल रहे थे कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है तब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो can you elaborate a little bit on that for our investors जो tier 2, tier 3 towns या रूरल इंडिया से आते हैं, कि ऐसा हम क्या देखेंगे कि आगे जाके इन द नेक्स्ट से 5 years 7 years हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ होगी इंडिया में, एंड व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर दैट? या सो देखिए, अगर जो हमें आने वाले समय में क्या होगा वो समझना है, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हुआ था। सो फॉर एग्जांपल 2010 से लेकर 20 तक इंडिया जो था वो एज अ कंट्री अपनी बैलेंस शीट को क्लीन अप कर रहा था, बिकॉज पिछले साइकिल में हमारे बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस बढ़ गए थे, कॉरपोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट जो थी वो लिवराज्ड हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो लंबे समय तक, ऑलमोस्ट फॉर 10 years, दैट इज़ फ्रॉम 2010 टिल ऑलमोस्ट 2020, इंडिया में जो कॉरपोरेट साइकिल था, इंडिया के जो कॉरपोरेट्स थे वो एक्चुअली डिलीवराज कर रहे थे, मतलब वो डेट रिपे कर रहे थे। एंड बैंक्स भी जो थे वो भी अपनी बैलेंस शीट को
क्लीन कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे अपने एनपीएस को रिकॉग्नाइज कर रहे थे एंड कैपिटल रेज किए जा रहे थे. सो दैट इज हाउ दैट इट टुक ऑलमोस्ट 10 years. अब डेट जो होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है वर्ल्ड में, क्योंकि डेट जो होता है इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये साइकिल्स क्रिएट कर सकता है, ये एक बिजनेस साइकिल्स क्रिएट कर सकता है. अब लास्ट 3 साल में इंडिया में क्या हो रहा है कि नाउ इंडिया इज वंस अगेन स्टार्टेड टू लिवरेज. तो इंडिया का हाउस होल्ड सेक्टर है वो अब डेट ले रहा है, कॉर्पोरेट्स हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग डेट. एंड आप ऐसे सोचिए कि अगर जो लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इफ दे डिसाइड टू रीपे डेट, तो आपका का सारा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा. सिमिलरली इफ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स टू टेक डेट, तो आप बहुत सारी साइकिल्स को प्रीपोन कर सकते हो. आप इन्वेस्टमेंट को प्रीपोन कर सकते हो, आप कंजम्पशन को प्रीपोन कर सकते हो. जो आने वाले समय में शायद आप कंज्यूम करते वो आप अभी का अभी कर पाओगे, क्योंकि अब आपको डेट मिल गया है. तो दैट्स व्हाई डेट इज वेरी वेरी पावरफुल. एंड जो डायरेक्शन ऑफ डेट होता है वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि बिजनेस साइकिल कहाँ जा रहा है. 2020 से लेकर अब तक एंड आने वाले समय में इंडिया में जो है वो लिवरेज बढ़ रहा है. धीरे धीरे करके हमारा क्रेडिट जो है ग्रोथ वो सिंगल डिजिट से होकर डबल डिजिट हो गया है. और ये जो क्रेडिट ग्रोथ होता है ये काफ़ी साइकिल्स को प्रीपोन कर सकता है. तो हमारी जो ग्रोथ साइकिल है वो इसकी वजह से इम्प्रूव हो गई है. एंड बिकॉज ग्रोथ साइकिल इम्प्रूव हो गई है तो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स भी जो है वो भी स्ट्रांग हो रही है. ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं विच इज़ फर्दर क्रिएटिंग लॉन्जिटिविटी टू आउटकम्स. कुछ सेक्टर्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, उनको खास बूस्ट दिया जा रहा है. तो जो भी कंपनीज इस स्पेस में हैं उनके लिए जो ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है, तो वहाँ की भी जो कंपनीज है उनको भी ऑर्डर बुक उनकी बढ़े जा रही है. सो एक जो प्राइमरी रीज़न है फॉर strong growth in future according to us is the credit cycle itself, because a positive credit cycle creates a positive business cycle. And within that there are segments of the economy which have started to do well and which are doing well. And so to that extent आने वाले समय में हमारा ये मानना है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है इंडियन मार्केट्स की वो स्ट्रांग रह सकती है, वो रीजनेबली स्ट्रांग रह सकती है. एंड अगर जो आप अर्निंग ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए भी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव हो जाती है. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर हम ग्रोथ देखेंगे फॉर ऑल द रीजंस दैट यू हैव मेंशन्ड, तो ऑब्वियसली अगर आप म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में निवेश करेंगे you would be able to be a part of that growth story that we're talking about here. Correct. Okay. So Amit, my next question to you would be around mid-cap and small-cap investing. Very interesting category, and ये सवाल हम अपने सारे speakers से पूछते हैं about mid-cap and small-caps कि जो investors होते हैं उनको क्या देखना चाहिए जब वो एक स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स दे शुड लुक एट. एंड ऑल्सो हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ना जनरली पोर्टफोलियोज काफ़ी यूनिक होते हैं. हमने उतना ज़्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं देखा है. तो इसका क्या रीज़न है इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक सही अच्छा स्मॉल कैप फंड हम अपने लिए कैसे चूज़ कर सकते हैं. सो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को जब भी हम किसी फंड को चूज़ कर रहे हैं तो हमारा मानना है कि सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ कंपनीज इन द पोर्टफोलियो को इवेलुएट करना चाहिए. आई एम श्योर इसमें सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होते, बट ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन. आपको दो फंड्स को डिफरेंशिएट करना है तो ये दोनों फंड्स की कंपनीज की क्या क्वालिटी है, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है. दूसरा जो है ये आपके फंड के जो रिटर्न्स हैं वो कितने ज़्यादा वोलेटाइल है. क्या ये ऐसा फंड है जो केवल राइजिंग मार्केट में अच्छा करता है एंड फॉलिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, या कोई ऐसा फंड है जो राइजिंग मार्केट में भी ठीक कर लेता है बट फॉलिंग मार्केट में भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरता. तो आई वुड से देन सेकेंड फंड इज़ बेटर बिकॉज वो कम वोलेटाइल है. तीसरा जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस देखना चाहिए. लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं, आई वुड से एब्सोल्यूट रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि
कंसिस्टेंसी कैसी है, राइजिंग मार्केट में ये फंड कैसा करता है, अच्छे अच्छे समय में फंड कैसा करता है। सिमिलरली अगर जो लंबे समय के ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड हो, तो जब 18 से 20 में फॉर एग्जांपल मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहा था, स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस वर नॉट डूइंग वेल, तो तब वो फंड कैसा कर रहा था, वो भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज देखिए आप जब इन्वेस्ट करोगे तब वंस अगेन हम खुद ही आपसे एडवोकेट करते हैं कि लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करिए। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट लंबे समय में अगर जो आप इन्वेस्ट करोगे तो देर विल बी टाइम्स व्हेन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देंगे, एंड तभी इम्पोर्टेंट होता है कि फंड भी आपको उसका बेनिफिट दे। बट देर विल ऑल्सो बी टाइम्स जब मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल रहेंगे या रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर जो ऐसा कोई समय आता है तो बहुत ज़रूरी है कि जो फंड जो है वो कंसिस्टेंटली मैनेज्ड हो, फंड जो है उसकी पोर्टफोलियो की जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज हो वो स्ट्रांग हो, ताकि ऐसे ऐसे समय में भी वो फंड फिर आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके ओके। अब जो दूसरा सवाल था आपका कि ओवरलैप का, तो उसमें देखिए इफ़ यू सेबी का जो कैटेगराइजेशन है मार्केट कैप्स का, उसमें टॉप 100 कंपनीज को वो लार्ज कैप मानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 150 कंपनीज को मिड कैप मानते हैं, एंड 250 कंपनीज से बियॉन्ड आप ऐसे सोचिए कि म्यूचुअल फंड यूनिवर्स जब 3-4 महीने पहले जब हमने चेक किया था तो 700 कंपनीज का यूनिवर्स था। सो इफेक्टिवली 250 से लेकर 700 तक का जो यूनिवर्स है वो सारा का सारा स्मॉल कैप है। तो व्हाट इट टेल्स यू इज दैट स्मॉल कैप्स का जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। बिकॉज स्मॉल कैप का यूनिवर्स बड़ा है तो ओवरलैप के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन मिड कैप का जो यूनिवर्स है वो केवल 150 कंपनीज का है, एंड क्योंकि मिड कैप का यूनिवर्स केवल 150 कंपनीज का है तो वहां पे एक्चुअली ओवरलैप के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके ओके, फेयर इनफ। तो आई डू बिलीव कि पोर्टफोलियो ओवरलैप देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो पोर्टफोलियो ओवरलैप जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड देन इट्स इररिलेवेंट। ओके, सो अब थोड़ा कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं अमित, बिकॉज आई थिंक कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड विच इज़ गोइंग अगेंस्ट द मार्केट। बहुत बार कॉन्ट्रा फंड्स को हम वैल्यू फंड्स के साथ भी कंपेयर करते हैं, बेसिकली ऐसे फंड्स या ऐसे स्टॉक्स जिनका अभी तक मार्केट ने वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं किया है। करेक्ट। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड अमित की जो इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है उसके लिए आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस, क्योंकि आई एम श्योर कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। श्योर। तो कॉन्ट्रा फंड को अगर जो हमें एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना हो तो हम जनरली इन्वेस्टर से ये कहते हैं कि ये एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसमें वैल्यू बायस है। इसका मतलब कि ये वैल्यूएशन को ध्यान में रख के हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसमें अंडरलाइंग एक वैल्यू बायस है। तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इन एनी न्यू कंपनीज, कोई भी नई कंपनी अगर जो हम बाय करते हैं तो 3 टाइप की कंपनीज को हम प्रेफर करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज आर कंपनीज विच आर ट्रेडिंग बिलो देयर फेयर वैल्यू। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कंपनी की, हर कंपनी की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है या एक फेयर वैल्यू होती है। तो जो भी कंपनीज अपने फेयर वैल्यू के बिलो ट्रेड कर रही हों, तो दोज आर द फर्स्ट काइंड ऑफ कंपनीज दैट वी प्रेफर। टिपिकली दीज आर कंपनीज विच आर चीप आइदर ऑन प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस टू अर्निंग्स पे सस्ती होती है पी मल्टीपल पे, या एसेट वैल्यू पे सस्ती होती है जैसे प्राइस टू बुक, या मेनी टाइम्स ये कॉन्ग्लोमरेट स्ट्रक्चर होता है, सम ऑफ पार्ट्स होती हैं, एंड जो टोटल सम ऑफ पार्ट्स जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो ऐसे 3 टाइप के जनरल केसेस होते हैं in terms of companies which are trading below fair value. दूसरी टाइप की कंपनीज जो ये फंड प्रेफर करता है वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो टर्न अराउंड फेज में होती हैं। ओके। तो बहुत बार क्या होता है कि अच्छी कंपनीज कठिन समय से गुजरती हैं, डिफिकल्ट टाइम्स आता है उनके लिए, आइदर बिकॉज पूरा सेक्टर में चैलेंज है या कोई कंपनी स्पेसिफिक चैलेंज है। अगर जो कंपनी स्पेसिफिक चैलेंज है
तो बहुत बार चेंज ऑफ मैनेजमेंट होता है और एक नया मैनेजमेंट आके एक नया पाथ दिखाता है, नए पाथ पर कंपनी को लेके जाता है एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर से इम्प्रूव होती है। तो ऐसी कंपनीज में भी कॉन्ट्रा फंड प्रेफर करता है इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज टर्न अराउंड में अगर जो आपने इन्वेस्ट किया एंड अगर जो आपका कॉल सही गया तो आपको केवल स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिलता, बट आपको पी री रेटिंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। द थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज दैट द फंड प्रेफर्स टू बाय इज समटाइम्स ग्रोथ कंपनीज ऑल्सो डी रेट। तो ओके। जो अच्छी ग्रोथ होने वाली, मतलब अच्छा ग्रो करने वाली कंपनीज भी कभी कभी डी रेट करती हैं, अलग अलग कारणों से होता है। फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ ऐसी कंपनीज थी जो प्रीवियस साइकिल में काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ कर रही थी, जैसे कि 18 से 2020 तक, हम्म। एंड काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल इनके री रेट हो गए थे। लेकिन सेम सेट ऑफ कंपनीज लास्ट 3 साल से ग्रो कर रही हैं, लेकिन अब उनका स्टॉक प्राइस जो है वो अब परफॉर्म नहीं कर रहा। ओके। तो इसका मतलब है कि पी मल्टीपल जो है वो अब नीचे आ रहा है एंड दीज आर लाइक ग्रोथ कंपनीज बट दे आर डी रेटेड, मतलब इनके जो मल्टीपल्स हैं अपने हिस्टोरिकल मल्टीपल से नीचे आ गए हैं। तो दीज आर द थर्ड काइंड ऑफ कंपनीज दैट दी फंड प्रेफर्स टू बाय। ओके। नाउ व्हेन वी डू कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, तो इसके अपने फायदे भी हैं और इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। तो फायदे क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर जो आपको बड़े साइज एंड स्केल पे कोई स्ट्रैटेजी मैनेज करनी है और आपको उसको इफेक्टिवली मैनेज करना है लंबे समय के लिए, एंड आपको इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देना है, तो कॉन्ट्रा जो है वो एक्चुअली सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसी कंपनी ज़रूर मिलेंगी या कोई ना कोई ऐसे सेक्टर ज़रूर मिलेंगे जो इग्नोर्ड हैं या जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या इजीली अवेलेबल है क्योंकि मार्केट फिलहाल उनको ओन नहीं करना चाहता। तो क्योंकि आप अगेंस्ट द मार्केट होते हो, तो जनरली कॉन्ट्रा का जो ट्रेड होता है वो बहुत बार मार्केट से काफ़ी पहले हो जाता है या मेनी टाइम्स मार्केट के अगेंस्ट होता है। तो इसीलिए आपको बहुत बार इसका फायदा मिलता है क्योंकि आप इजीली अपनी पोजीशन बना पाते हो। फॉर एग्जांपल देखिए, रिसेंट टाइम्स में फाइनेंशियल सेक्टर है, ये डीरेट हो रहा है, तो वहाँ पे हमको वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हमें अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा कोई ना कोई ऐसा सेट होता है, कोई ना कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमारे लिए पोजीशन बनाने के लिए इजी होता है। तो हम चाहे कितना भी बड़ा कॉन्ट्रा फंड क्यों ना हो जाए, बट आपको पोजीशन बनाना, आपके लिए निकलना, ये जनरली इजी होता है हमारे लिए क्योंकि हम थोड़े मार्केट से अलग डायरेक्शन में होते हैं। हम बहुत बार हम पहले होते हैं या फिर कभी कभी हम मार्केट के अगेंस्ट होते हैं। सो दैट इज आई वुड से इज द बेनिफिट। द बिगेस्ट चैलेंज in terms of managing this strategy is that many times because of the way we function, because of the way the fund is configured, हम बहुत बार जल्दी होते हैं, both in terms of buying as well as selling. अगर जो बाइंग में आप थोड़े ज्यादा जल्दी हो गए तो होता यह है कि कंपनीज जो है वो आपके इन्वेस्ट करने के बावजूद कुछ समय तक अंडर परफॉर्म कर सकती हैं। ऑल्दो आप तो उसके अंडर परफॉर्मेंस के बाद ही इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करते हो, बट फिर भी बहुत बार आप थोड़े जल्दी हो जाते हो एंड आपके बाइंग के बाद भी एक आध साल तक कंपनी अंडर परफॉर्म कर सकती है। एंड जब वो फेज आता है तब वो कंपनीज फिर आपके ओवरऑल रिटर्न्स को ड्रैग करती हैं। तो बहुत बार ऐसे कॉन्ट्रा में होता है कि अगर जो हम फंड को बहुत मीनिंगफुली चेंज कर दें तो थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड का जो रिटर्न है वो थोड़े समय के लिए थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज आपने बहुत सारी चेंजेस इमीडिएटली कर दिए। तो ऐसा हो सकता है। तो दैट इज वन चैलेंज दैट इफ यू बाय अर्ली देन समटाइम्स कंपनीज अंडर परफॉर्म। द सेकेंड चैलेंज इज दैट इफ यू सेल अर्ली, बहुत बार आपने कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटीज थी तब उसको बाय किया। तो जनरली हमारा जो साइकिल होता है वो ये होता है कि यू बाय व्हेन इट इज वैल्यू और कॉन्ट्रा, यू एंजॉय व्हेन इट इज ग्रोथ, एंड यू स्टार्ट सेलिंग व्हेन इट बिकम्स मोमेंटम। ओके।
एंड समटाइम्स जो मोमेंटम जो फेस होता है वो आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा लंबा चलता है, राइट? तो बहुत बार आपको लगता है कि अब ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, मोमेंटम फेज में है, आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करते हो, एंड देन बहुत बार रियलाइज ये होता है कि अरे हमने बहुत बहुत जल्दी कर दी, शायद हम और ज्यादा रुक जाते तो और ज्यादा बेटर रिटर्न बना पाते। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन कॉन्ट्रा। Okay, okay. So either buying too early or selling too early. करेक्ट। So Amit, now let's talk a little bit about SIPs क्योंकि of course SIPs के बारे में बहुत discussion होता है, and we have a lot of investors जो SIPs के तरीके से mutual funds में invest करते हैं, लेकिन help us understand कि जो हमारा every SIP installment वो हमें wealth creation में कैसे मदद करता है, राइट? एंड ऑल्सो अगर हम स्टेप अप SIP की बात करें जो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है फॉर वेल्थ जनरेशन, क्योंकि उसमें आप एट रेगुलर इंटरवल अपने SIP के अमाउंट को भी बढ़ा रहे हैं, हाउ डिफरेंट वुड दैट बी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन वर्सेस ए नॉर्मल SIP ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? या तो देखिए SIP जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन में, बिकॉज एक तो ये एक आपको डिसिप्लिन दे देता है पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। देखिए जनरली अगर जो आपकी मंथली इनकम फिक्स है एंड उसके सामने आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो खर्चे हैं वो इस हिसाब से सेट हो जाएंगे, राइट? बिकॉज आपको मालूम है कि इतना अमाउंट तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो आपका एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, बिकॉज आपको मालूम है कि ये SIP है तो आपको इतना तो अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है, तो फिर वो अमाउंट आप खर्च नहीं करोगे, राइट? तो आई थिंक एक डिसिप्लिन जो होता है वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और SIP के जरिए आप उस डिसिप्लिन को अचीव करते हो। दूसरा जो फायदा ये है SIP का कि वो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को एक्चुअली एवरेज कर देता है। एक्चुअली देखिए आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर जो आप मार्केट में एंटर करते हो तो आपको आज का वैल्यूएशन मिलेगा, लेकिन मार्केट जो होती है वो जनरली वोलेटाइल मानी जाती है। फॉर एग्जांपल जून 4 को मार्केट काफी शार्पली करेक्ट हुआ, तो उस समय जून 5 को या जून 4 के आसपास जो SIPs हुई उनको काफी अच्छा वैल्यूएशन मिला, एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन मार्केट काफी महंगा रहता है, तो उस टाइम पे जब SIP होती है तो उसको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है, जब उसको वैल्यूएशन मिलता है वो महंगा मिलता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आप लंबे समय तक जो SIP करते हो तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो एवरेज हो जाता है, वो स्मूथ हो जाता है, वो ना ही बहुत ज्यादा महंगा होता है ना ही वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है, तो आपको एक अच्छा एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। एंड तीसरा जो आपने बताया कि स्टेप अप SIP, तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो आज की जो मंथली इनकम है उसके सामने आप एक सर्टेन सेविंग करते हो, एंड उसके बाद आप अपना एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, एंड वो जो सेविंग है वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है। अब आने वाले समय में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट करस्पॉन्डिंगली आपकी सेविंग्स बढ़े, बिकॉज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर जो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो आपकी जो वेल्थ रिक्वायरमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो भी ज्यादा बड़ी होगी, वो भी बढ़ेगी। तो उसको मीट करने के लिए आपको अपने सेविंग्स को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना जरूरी है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो स्टेप अप SIPs हैं वो वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग वो एक्चुअली नेसेसरी कंडीशन है, वो कोई लग्जरी नहीं है, वो जरूरी है, अदरवाइज आप अपने गोल्स को मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टेप अप SIP जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है इन योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो कैन वी से कि अगर हमारा कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब कि मान लीजिए मेरा रिटायरमेंट 20 साल बाद आ रहा है, तब स्टेप अप SIP वुड बी अ गुड ऑप्शन। बट ऐसा कोई गोल जो मान लीजिए 5 साल में मुझे अचीव करना है, देन मे बी स्टेप अप SIP मे नॉट हेल्प दैट मच, वुड दैट हाँ, बी? तो तभी शायद आपको मे बी स्टेप अप SIP की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो इटसेल्फ बहुत ही छोटे समय के लिए। लेकिन इवन इन दैट सर्कमस्टेंसेस रिमेंबर वन थिंग दैट the golden rule of wealth creation is one, compounding, which we discussed. Yeah.
द अदर इम्पोर्टेंट इज डिसिप्लिन. हम्म. देखिए, आप अगर जो 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो और उस 5 साल में सपोज आपकी इनकम बढ़ती है और आपने अपने सेविंग्स को नहीं बढ़ाया, तो फिर आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा. Yeah, yeah. राइट. तो वंस अगेन आप जो एक गोल्डन रूल है इन्वेस्टिंग का, वो देन ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो. Okay, okay, fair. Okay, so now I'm going to talk a little bit about active investing and passive investing. बहुत सारे लोगों को लगता है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज लोग फॉलो करते हैं कि इंडेक्स फंड ले लेते हैं, लार्ज कैप फंड ले लेते हैं, क्या दोनों होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, क्या इन दोनों में से कोई एक फंड होना चाहिए. आई थिंक वीव हैड अ लॉट ऑफ डिबेट्स अराउंड दिस. तो अमित, यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर कोई एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है वर्सेस एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड, राइट? तो क्या एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मेरे लार्ज कैप फंड को रिप्लेस कर सकता है? बिकॉज लॉजिकली अगर दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है तो पोर्टफोलियो ओवरलैप शायद ज़्यादा होगा, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. देखिए, दो चीज़ें हैं. एक तो इंडेक्स फंड जो होते हैं ये क्या ऑफर करते हैं, तो ये एक लो कॉस्ट तरीका ऑफर करते हैं टू पार्टिसिपेट इन लार्ज कैप इंडाइसेस. एंड हेंस वी बिलीव दैट इनको एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के फॉर्म में ओन करना चाहिए along with some other actively managed large cap funds. Now here also see the important thing is that अगर जो आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट एडवांटेज है इंडेक्स फंड का वो टू सम एक्सटेंट कम हो जाता है, बिकॉज डायरेक्ट प्लान का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो रेगुलर प्लान से कम होता है. एंड फिर इंडेक्स फंड के सामने आप कंपेयर करोगे तो जो कॉस्ट एडवांटेज है तो कम हो जाता है. एंड विद दैट काइंड ऑफ एडवांटेज, अगर जो आपको एक्टिव फंड मैनेजमेंट मिल रहा है इवन विद लो कॉस्ट थ्रू अ डायरेक्ट प्लान, देन आई थिंक लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड्स आल्सो मेक सेंस. एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि ये दोनों को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ट्रीट करिए रादर देन वन अबव द अदर. Because there will be times when large cap funds will find it easier to beat benchmarks. Then there will be times when funds will find it difficult to beat benchmark. And ये जो ease and difficulty है to beat benchmark, it is found across not only large caps but it is found across many other categories. तो ये सब देखिए सिक्लिकल होता है, ये साइकिल्स की बात होती है. कभी कभी बेंचमार्क बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न देता है. ऐसे टाइम पे एक अच्छे फंड मैनेजर का काम एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट होता है, बिकॉज कैटेगरी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है. तो जब कैटेगरी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है तब अगर जो आप जाके उस कैटेगरी को बीट करने की कोशिश करोगे तो आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा रिटर्न का मतलब है कि रिस्क भी बिल्डअप हो रहा है. एंड ऐसे समय में अगर जो आप उसको बीट करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद आप उससे ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो क्या वो इन्वेस्टर के लिए सही है? तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बहुत बार फंड मैनेजर्स का जो रोल होता है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग होता है. अगर जो कैटेगरी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई या जिसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है, तो फंड मैनेजर का एक्चुअली जो काम है वो रिस्क मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी या जब जब कोई शार्प करेक्शन आएगा तब वो कंपनसेट कर लेगा. एंड ऐसा बहुत बार हुआ भी है. सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड से दैट देयर इज अ रोल ऑफ एक्टिव फंड मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. इट्स लाइक आप ऐसे सोचिए कि इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव डायरेक्ट प्लान भी है जो बहुत सारे फिनटेक्स ऑफर करते हैं, राइट? एंड रेगुलर प्लान है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफर करते हैं, जो एडवाइस देते हैं, जो ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं, जो गाइड करते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग करके देते हैं. सो द पॉइंट इज दैट दोनों की अपनी अपनी जगह है, राइट? सिमिलरली फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लार्ज कैप फंड्स में इंडेक्स फंड्स की अपनी जगह है, क्योंकि वो एक लो कॉस्ट तरीका है आपको निफ्टी का एक्सपोजर लेने के लिए या सेंसेक्स का एक्सपोजर लेने के लिए. तो वो एक लो कॉस्ट तरीका है, तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजीज. ओके, सो यू थिंक कि दोनों होने चाहिए?
Like you said, Yes, complementary strategies हैं, they cannot be one above the other. Okay, correct, okay, fair enough. So अगर हम देखें तो for example एक जो mid cap fund होता है उसमें 65% allocation as per SEBI should be in mid cap stocks and बाकी 35% fund manager के discretion के ऊपर रहता है. तो correct, अगर हम Invesco India का mid cap fund देखें, we see कि उसमें एक sizable allocation large cap या small cap correct. stocks की तरफ है. तो help us understand कि ऐसा क्यों है. या सो देखिए, जब हम किसी भी कंपनी को बाय करते हैं मिड कैप फंड में, तो जनरली थॉट प्रोसेस तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो पोर्टफोलियो होता है वो आइदर मिड कैप होता है या स्मॉल कैप होता है Hmm. एट द टाइम ऑफ बाइंग. अब सेबी का जो डेफिनेशन है उसके चलते हुए बहुत बार 6 महीने के बाद अगर जो आपने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर ली. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक्चुअली is all about identifying companies जो over a period of time large cap बन सके. Yeah. ऑब्जेक्टिव वही है, राइट? लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज में क्या होता है कि अगर जो हमने वो ऑब्जेक्टिव को बहुत सक्सेसफुली अचीव कर लिया Hmm. एंड मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी कर दिया, जैसे कंपनी अच्छा कर रही है लेकिन मार्केट ने उसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दे दिया इस पर्टिकुलर क्वार्टर में या इस पर्टिकुलर हाफ में, तो सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से वो लार्ज कैप बन जाती है. Okay. अब कंपनी अभी भी मिड साइज बिजनेस है एज कंपेयर टू ओवरऑल साइज एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया. अभी भी उसके पास सिग्निफिकेंट स्कोप है टू ग्रो, बट जस्ट बिकॉज कि एक रेगुलेटरी डेफिनेशन की वजह से वो अगर जो लार्ज कैप मानी जाती है तो हम ऐसी कंपनीज को हम इन्वेस्टेड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचिए कि हमारे पोर्टफोलियो में कंपनी है चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस. अब ये जो कंपनी है ये डेफिनेशन के हिसाब से लार्ज कैप है, लेकिन ये एक छोटी एनबीएफसी है इन दी ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. तो आप साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर जो इवेल्युएट करेंगे तो ये एक्चुअली एक मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है. Okay. लेकिन अगर जो हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो ये लार्ज कैप माना जाता है. तो हमारा जनरली थॉट प्रोसेस ये होता है कि बाय करने के टाइम इंश्योर करिए कि ये कंपनी आइदर मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बड़ी बन जाए. लेकिन अगर जो वो बड़ी बन गई एंड डेफिनेशन के हिसाब से वो लार्ज कैप मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर जो उसमें एक सिग्निफिकेंट स्कोप है टू ग्रो फास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसी कंपनीज को हम रिटेन करते हैं पोर्टफोलियो में. तो इसीलिए जो आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर दिखता है पोर्टफोलियो में. Okay. Okay. Fair enough. So, Amit, let's talk a little bit about sectoral and thematic funds क्योंकि ये भी investors की काफ़ी favorite category रहते हैं. I see कि बहुत सारे first time investors भी आजकल sectoral या thematic funds में invest करते हैं. Of course, I do believe कि जो thematic funds होते हैं they can come out with very innovative, interesting themes जिसमें as an investor आप invest कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो हम काफ़ी themes सुन रहे हैं जिनके बारे में would be defense, consumption, manufacturing and हर कोई बोल रहा है कि ये जो themes हैं ये हमें आगे हमारी growth story में जो हम discuss कर रहे थे उसमें हमारी मदद करने वाली हैं. So, tell us, Amit, what do you think कि as an investor क्या ये promising themes हैं? क्या हमें इन themes में invest करना चाहिए? और feel free to talk about any other theme जिसके बारे में आपको लगता है कि शायद ये हमारी growth story का हिस्सा बन सकते हैं. देखिए, इसमें अगर जो वेल मैनेज्ड थीमेटिक स्लैश सेक्टोरल फंड्स होना, तो उन फंड्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टर्स के ओवरऑल आईआरआर को बढ़ावा दे सकते हैं. लेकिन जो इन्वेस्टर का एक्सपोजर होता है इन टर्म्स ऑफ फंड्स ऑफ दिस कैटेगरीज, उसमें हमारा सजेशन ये होगा कि सबसे पहले तो इन्वेस्टर को एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ जो इक्विटी एक्सपोजर है वो लार्ज डाइवर्सिफाइड फंड्स में बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज वो उसका कोर बन जाता है. वो ऐसे फंड्स होते हैं जो लंबे समय तक आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी थीम अच्छा कर रही है, कौन सी थीम अच्छा नहीं कर रही है. ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो कोर होना चाहिए हमेशा. एडिशनल
25-30% जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे हम जनरली बोलते हैं कि सैटेलाइट स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो हम हमारे जो मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, फोकस्ड फंड होता है जिसका थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, वो जिसकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा होती है, उनके लिए हम ये फंड्स रिकमेंड करते हैं। Yeah. तो इफेक्टिवली आपका 75-80% ऑफ द पोर्टफोलियो है वो कोर और सैटेलाइट से बन फिल हो गया। जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिल हो जाती है। जो लास्ट के 20% जो होते हैं उसमें हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि अगर जो आपको कोई स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक थीम में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको प्रॉमिस दिख रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर हाई ऑन बोथ रिस्क एज वेल एज रिवॉर्ड। इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि लंबे समय तक थीम आउट ऑफ फेवर हो सकती है, बट रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है अगर जो वो थीम ने अच्छा किया, ऑन Yes. टॉप ऑफ दैट द फंड हैज़ बीन मैनेज्ड वेल, तो आप रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। एज फार एज दी करंट मार्केट कंडीशंस जो हैं, जो करंट मार्केट में एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जो हमें लग रहा है कि बहुत ही अट्रैक्टिवली पोजीशन्ड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसीलिए वो एक सेक्टोरल फंड है जो हम जनरली इन्वेस्टर्स को फिलहाल रिकमेंड कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ थीम्स हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो थीम है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, Okay. बिकॉज इसमें एडवांटेज ये है कि एक तो ये डाइवर्सिफाइड थीम है इन द सेंस दैट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में केवल एक या दो सेक्टर के लिए नहीं है, ये काफ़ी सेक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ओनली सेक्टर्स विच कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैन्युफैक्चरिंग थीम इज एक्चुअली फाइनेंशियल जो है, बैंक्स, रियल इस्टेट, आईटी सर्विसेज। तो आप देखोगे तो केवल ये 3 सेक्टर को छोड़ के काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर्स हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग थीम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्स थीम होती है उतना ही आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बिकॉज फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है टू मूव बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। सो हमारा मानना है कि ये डाइवर्सिफाइड थीम है, इसमें लॉन्जिटिविटी है, एंड इंडिया जो है इसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए करंटली ऑल्सो एज वी स्पीक इंडिया इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 12.8% ऑफ जीडीपी, नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड। तो ऑयल और गोल्ड को हटके भी हम 12 से 13% ऑफ जीडीपी इंपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना था कुछ साल पहले कि हमें हमारे इंपोर्ट्स कम करने चाहिए, खास करके इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। एंड वो एक सेक्टर में जब हमने फोकस किया तो हमने देखा है कि मोबाइल्स में इंडिया इंपोर्टर था, बहुत बड़ा इंपोर्टर था, अब एक्सपोर्टर बन रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा हमने बदलाव देखा है। एंड जो भी कंपनीज इस स्पेस में थी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उनको काफ़ी फायदा मिला है। दे हैव मैनेज टू ग्रो वेरी फास्ट, उन सबको हाई ग्रोथ मिला है इन लास्ट 4-5 ईयर्स। तो हमें लगता है कि जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत अचीव किया है, ऐसा ही स्कोप हमारे पास एक बहुत मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया में कंडीशंस जो हैं वो अभी राइप हैं, कंडीशंस आर इन प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर टू डू वेल, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बड़ी है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने देखिए पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल रेट ऑफ टैक्स दे रहा है टू कॉर्पोरेट्स के लिए लोअर टैक्स है। इंडिया में इंडिविजुअल्स के लिए हाई रेट ऑफ टैक्स है, कॉर्पोरेट्स के लिए लोअर रेट ऑफ टैक्स है। गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर रहा है थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ताकि आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अगर जो गुड्स आपको बेचने हैं, आपको बाहर लेके जाने हैं, तो आप इजीली ले जा पाए, क्योंकि आप लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सेटअप करके दे रहे हो कंट्री में। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एफटीए साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इस थीम को। एंड सो टू दैट एक्सटेंट वी थिंक दैट आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम लुक्स प्रॉमिसिंग। However, just to remind investors of one thing, that ये जो thematic sectoral funds होते हैं उनकी appropriate bucketing होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। आपका जो वेटेज है वो लास्ट के 20-25% में होना चाहिए, rather than initial part of the portfolio should always be core category of funds. Sure. Okay. So the sectors that we spoke about, plus you say कि financial services, banking also would be a sector जो
ग्रोथ में ऐड करेगा, तो दैट कुड बी एडेड टू द लिस्ट. ऑलराइट. करेक्ट. ओके. नाउ सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हम सबको पता है कि BSE सेंसेक्स ने रिसेंटली क्रॉस द 80,000 मार्क. तो आपको क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर का एग्जिट स्ट्रैटेजी इस टाइम में क्या होना चाहिए? क्या आप बोलेंगे कि ये सही टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का? डू यू बिलीव, विच अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बिलीव, कि अब शायद रिकॉर्ड हाई है और आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो हमें जो भी हमारा प्रॉफिट हो उसको बुक कर लेते हैं? या फिर आपको लगता है कि अभी हमें वी शुड होल्ड ऑन टू आवर इन्वेस्टमेंट्स? एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नो, तो देखिए, सेंसेक्स जो है ना, वो रिमेंबर वन थिंग, दैट इट इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अंडरलाइंग कंपनीज. ओके. और उनके जो प्राइजेस होते हैं, अ, उसका जो एग्रीगेशन है वो सेंसेक्स का वैल्यू है. तो आप ऐसे समझिए. एंड कंपनीज की जो प्राइस होती हैं वो अर्निंग्स पे डिपेंड करती है. एंड अर्निंग्स जो है वो नॉमिनल नंबर है. तो नॉमिनल नंबर की खास बात ये होती है कि नॉमिनल नंबर जनरली हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड करके भी आप अगर जो देखिए, आप मैंने सपोज 100 रुपये का टॉप लाइन जनरेट किया किसी बिजनेस में, 100 रुपये का सेल्स किया. नेक्स्ट ईयर मैंने एक भी वॉल्यूम एक्स्ट्रा नहीं बेचा, लेकिन दाम बढ़ गए, तो भी मेरा टॉप लाइन बढ़ेगा. बढ़ेगा. रियल बेसिस पे मैं वहीं का वहीं हूं, लेकिन नॉमिनल बेसिस पे वो नंबर ऊपर जाता है. सिमिलरली तो जिस तरह से कंपनी की जो नंबर्स होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस भी बेसिकली नॉमिनल नंबर्स को फॉलो करता है. तो इसकी वजह से सेंसेक्स का जो नंबर है वो भी एक्चुअली एक नॉमिनल नंबर है, नॉमिनल जीडीपी की तरह. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नॉमिनल नंबर्स ऑलवेज टेंड टू गो अप. तो इसीलिए सेंसेक्स का लेवल ऑनेस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. सेंसेक्स का वैल्यूएशन जो है वो डिसाइड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है. सो दैट्स वाई आप अगर जो लंबे समय तक जनरली इन्वेस्टेड रहते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन आपको फॉलो करना चाहिए, विच इज द डिसिप्लिन ऑफ एसेट एलोकेशन. आपने शुरुआत में सपोज डेट इक्विटी में 70-30% रेशियो के चलते आपने इन्वेस्ट किया था, आपने 30% डेट लिया था, आपने 70% इक्विटी लिया था, बिकॉज मार्केट्स हैव डन वेरी वेल, बिकॉज रिटर्न्स जो हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है. एंड आज आप 80-20 पे पहुंच गए हो, बिकॉज इक्विटी का पोर्शन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा किया है. डेट का एक सर्टन रेट ऑफ ग्रोथ होता है, तो उसके बियॉन्ड आता नहीं है रिटर्न. तो उसकी वजह से अगर जो आपका जो रेशियो है वो आपके ओरिजिनल रेशियो से चेंज हो गया है, जैसे 70-30 का 80-20 हो गया है, एंड आपको फिर से 70 पे जाना है, एंड उसके लिए अगर जो आप कुछ प्रॉफिट्स बुक करते हो तो वो सही है. तो वो आपको करना चाहिए. आपने सपोज बहुत बड़ा लिवरेज लिया हुआ है, या आप पे कोई बहुत बड़ा लोन है, एंड आप कुछ प्रॉफिट्स बुक करके अपने लोन को रिपे कर रहे हो, अपने लोन को कम कर रहे हो, तो वो भी सही तरीका है. उसके लिए अगर जो आपको प्रॉफिट्स बुक करना है तो आप करिए, क्योंकि करंट मार्केट्स आपको अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके रिटर्न जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है. तो ऐसे सब चीज़ों के लिए, अगर जो ऐसी सब ज़रूरतों के लिए अगर जो आपको प्रॉफिट बुक करना है, अभी सपोज ये कि आपको मालूम है कि 6 महीने के बाद आपने कुछ घर खरीदा है और आपको 6 महीने के बाद आपका कुछ बड़ा पेमेंट ड्यू है, विच इज़ नॉट वेरी फार, एंड आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके उसको डेट में थोड़े समय के लिए डाल दिया लिक्विड फंड में, और उसके बाद आप अपना पेमेंट पे करोगे. तो ऐसा कोई नीड बेस्ड कोई गोल है, और उसके लिए अगर जो आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, या आपके ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे पहुंचने के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू. हाउएवर अगर जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफी लंबा है एंड आपको कैपिटल की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मार्केट टाइमिंग को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज देन दैट इज कॉल्ड टाइमिंग द मार्केट, दैट इज नॉट कॉल्ड वैल्यूइंग द मार्केट. So basically what you are saying is कि जब कोई ज़रूरत हो तभी you should look at taking out your money from the market, चाहे rebalancing के लिए हो या फिर
some need like maybe closing a loan or whatever. Yeah. करेक्ट. ओके. सो अमित, अभी हमने देखा है कि बहुत सारे जो एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स हैं, दे आर होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ कैश. ऐसा क्यों है? जनरली कैश इसलिए रखा जाता है कि हम नियर टर्म में कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि जैसे वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम विल यूज द कैश. तो आर वी लुकिंग एट सम फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दैट फॉर्म, या इसके कोई और रीज़न है जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इक्विटी फंड्स में कैश काफ़ी ज़्यादा है टर्म्स ऑफ होल्डिंग? देखिए, इन्वेस्को में जो हमारा एक इंटरनल फ्रेमवर्क है इन टर्म्स ऑफ हाउ फंड्स आर मैनेज्ड, एंड बेस्ड ऑन दैट फ्रेमवर्क none of our funds take cash calls. Okay. So almost all our funds are fully invested. The only amount of cash that we have in the portfolio is just to meet any emergency, Okay. liquidity or something like that. But otherwise, generally, almost all our funds are fully invested. The only funds where we take cash calls is asset allocation funds, Okay. जो होते हैं हमारे, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, डायनेमिक इक्विटी फंड है, सो इक्विटी सेविंग्स फंड है. नाउ दीज आर द फंड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है. यहाँ पे हमको एसेट एलोकेशन कॉल लेना पड़ता है. तो जब मार्केट महंगे हो जाते हैं तो हमारा कैश लेवल बढ़ जाता है, एंड मार्केट्स अगर जो सस्ते हो जाते हैं तो हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम कैश कॉल लेते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, जितने भी सेक्टोरल फंड्स हैं, जनरली हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं. Mhm. तो टू दैट एक्सटेंट, ऑनेस्टली वी कैन नॉट कमेंट ऑन व्हाट अदर पार्टिसिपेट्स इन द इंडस्ट्री आर डूइंग, बिकॉज हम तो जनरली वो नहीं करते, हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं. ओके. ओके. सो जस्ट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस अमित. तो पहले हमें ये बताइए कि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और आप इतने टाइम से खुद भी निवेश कर रहे हैं. आई एम श्योर यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ एज वेल. तो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपकी ऐसी क्या लर्निंग्स रही हैं जिसकी वजह से दैट यू वुड लाइक टू पास ऑन टू अस. कुछ गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं जो आपको लगता है कि एज इन्वेस्टर्स हमें रिपीट नहीं करने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो गलतियां हुई हैं या सबसे बड़ी जो लर्निंग रही है, एंड देखो, अल्टीमेटली लर्निंग गलतियों से ही होती है, ऑनेस्टली. सो टू दैट एक्सटेंट आप दोनों को साथ नहीं रख सकते हो कि लर्निंग भी है और वो गलती भी है. इज लास्ट इतने सालों में जो सबसे बड़ी गलतियां या लर्निंग हुई होंगी वो उसी से हुई होंगी कि मोमेंटम को चेस किया होगा, Mhm. एंड जो मार्केट का एक लॉन्ग टर्म ट्रुथ है, एंड वो ट्रुथ है मीन रिवर्जन. Mhm. मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छा करता है वो अल्टीमेटली खराब करता है, और जो बहुत ज़्यादा खराब करता है वो अल्टीमेटली अच्छा करता है. तो इसको मीन रिवर्जन बोलते हैं. जो Yeah. बहुत महंगी कंपनीज होती हैं वो बाद में आगे चल के डीरेट होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा सस्ती कंपनीज होती हैं वो आगे चल के रीरेट होती हैं. एंड तो ये जो मीन रिवर्जन है, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रुथ है मार्केट का. ये कब होता है, कितने समय में होता है, ये आप नहीं कह सकते हो, लेकिन हमेशा मार्केट में इतने सालों में देखिए, हमने तो मतलब मैं एनालिस्ट रह चुका हूँ जीएफसी के पीरियड में. उसके बाद टेपर टेंट्रम के पीरियड में मैं एनालिस्ट प्लस फंड मैनेजर था. मैंने 2018 से 20 का भी साइकिल देखा है जहाँ स्मॉल एंड मिड कैप्स ने अच्छा नहीं किया था. हमने कोविड पीरियड देखा, उसके बाद हमने पोस्ट कोविड रिकवरी देखी है, हम करंट मार्केट कंडीशंस देख रहे हैं. हर समय में क्या होता है कि मोमेंटम कुछ कंपनीज के फेवर में होता है, और ये हर समय में होता है. मतलब Okay. ये अभी की बात नहीं है. इवन 2018 के 20 में कुछ कंपनीज में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम था, भले ओवरऑल ब्रॉड मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ 8-10 कंपनीज थी जो तभी भी बहुत अच्छा कर रही थी. सो देयर आर ऑलवेज फ्यू कंपनीज, फ्यू सेक्टर्स जहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग होता है, एंड वहाँ पे जो है पी मल्टीपल रीरेट होते जाता है. Mhm. एंड जनरली फंड मैनेजर्स की एज इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस एक टेंडेंसी होती है मोमेंटम में पार्टिसिपेट करने की, मोमेंटम को चेस करने की. Yeah. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम जो लॉन्ग टर्म ट्रुथ है उसको इग्नोर करते हैं. एंड लॉन्ग टर्म ट्रुथ क्या है मार्केट का? मीन रिवर्जन, Hmm. राइट. तो आई थिंक लास्ट जितने भी साल हमने मार्केट में बिताए हैं, हमेशा आई थिंक
बाकी कुछ सीखने मिला हो ना मिला हो, लेकिन ये बार बार उभर के आता है कि मीन रिवर्जन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसको आप इग्नोर मत करिए। तो अभी भी अगर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो केवल शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को चेस करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मत लीजिए। Yep. आज अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इक्विटी और डेट का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके गोल में, तो प्लीज उसी को फॉलो करिए। जस्ट बिकॉज मार्केट करंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहा है तो ऐसे मत समझिए कि हमेशा रहेगा। सिमिलरली अगर जो एक सर्टन इक्विटी पोर्शन की जरूरत है तो फिर घबराइए भी नहीं कि मैं करेक्शन का इंतजार करूंगा। सो टू दैट एक्सटेंट आई वुड से दैट एक मीन रिवर्जन एक मार्केट का यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको याद करके अपने इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, वंडरफुल। ऑल राइट, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन अमित, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेशंस फ्रॉम योर साइड? नो, सो आई थिंक देयर आर कपल ऑफ गुड बुक्स। एक है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट है, पीटर लिंच की है। सेकंड मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी बट वो बहुत बढ़िया किताब थी, हैंड बुक ऑन बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। आई डोंट रिकलेक्ट द नेम ऑफ द ऑथर बट आई थिंक आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नॉट वेरी डिफिकल्ट बुक टू गेट, बहुत छोटी किताब है। इट्स हैंड बुक ऑन बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। ये बिहेवियरल साइकोलॉजी पे बेसिकली काफ़ी आपको अच्छी सीख मिलती है इसमें। So I think these are two good books that I can recommend. Sure. Okay. Thank you so much, Amit. I think it was a wonderful conversation. हमने बहुत सारे topics आज discuss किए हैं and I want to thank you for all your wonderful answers and your perspective. I do hope कि we'll get you back again, in few months' time and hopefully have a different set of questions for you. So thank you so much for your time, Amit. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Bye. Bye. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Amit. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर अमित से पूछा कि जो हमारे देश के रूरल इंडिया के जो लोग हैं जो अभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मिस्टर अमित सेज कि आपको इक्विटी फंड्स में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चों की शादी के लिए बचाना है या घर खरीदने के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तब आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है तभी आपको इक्विटी फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। अगर आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं तब आपको इक्विटी फंड्स में आइडियली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है तो आपको फिर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमने मिस्टर अमित से पूछा कि अगर हमें अपने लिए एक स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट करना है तो हमें क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए? तो मिस्टर अमित सेज कि सबसे पहले तो जो स्मॉल कैप फंड है उसमें आप क्वालिटी ऑफ कंपनी जरूर देखिए उस फंड के पोर्टफोलियो में। तो ऑल्सो सेल्स की ये देखिए कि जो स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर कर रहे हैं उसने जब मार्केट गिर रही थी तब वो कितना स्टेबल रहा है। ऑल्सो उस फंड ने कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फॉर एग्जांपल यू कैन से कि उस स्मॉल कैप फंड ने 2008 के मार्केट क्रैश में कैसा किया। ही ऑल्सो सेल्स की जो स्मॉल कैप यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है और इसीलिए योर चांसेस ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैप आर वेरी स्मॉल, बहुत कम है और इसीलिए जो है इस स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। फिर हमने मिस्टर अमित से पूछा कि इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड जो है अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को कैसे पिक करता है। तो मिस्टर अमित सेज कि दे फॉलो अ फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी विद अ वैल्यू बायस। तो ही सेज कि वो ऐसी कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं जो अपनी फेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और जिसमें टर्न अराउंड का चांसेस है। सो ही सेज फॉर एग्जांपल देयर वाज अ कंपनी व्हिच वाज नॉट डूइंग सो वेल, लेकिन एक नई मैनेजमेंट ने उसको टेक ओवर किया एंड देन देयर वाज अ टर्न अराउंड। फिर हमने मिस्टर अमित के साथ थोड़ा स्टेप अप एसआईपी के बारे में बात करी एंड कैन इट रियली हेल्प इन वेल्थ जनरेशन कंपेयर्ड टू से अ नॉर्मल एसआईपी। तो मिस्टर अमित सेज कि सबसे पहले तो अगर हम एसआईपी की ही बात करें तो वो एक इन्वेस्टर को एनकरेज करते हैं टू इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड्स। तो एज एन इन्वेस्टर आप थोड़ा पैसा जो है सेट असाइड कर रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग थ्रू एन एसआईपी जो शायद आप खर्च कर देते फॉर थिंग्स दैट यू डोंट नीड। ही आल्सो सेड कि जो स्टेप अप एसआईपी होती हैं वो आप रेगुलरली कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तब जो है हमारा लाइफस्टाइल भी बढ़ता है, देन वी ऑब्वियसली नीड टू इन्वेस्ट मोर। फिर हमने मिस्टर अमित से पूछा टू एडवाइस सच इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जो सेक्टरल या थीमेटिक फंड से शुरू कर रहे हैं। एंड मिस्टर अमित सेज कि आइडियली सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स में ऐसे इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए
जिनका रिस्क टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। He says आइडियली जो हमारे इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो है उसमें 80% इन्वेस्टमेंट्स जो कोर पोर्टफोलियो होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो बाकी का 20% होता है जिसको हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो बोलते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एनहांस करता है। और जो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स होते हैं वो इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। फिर हमने मिस्टर अमित से पूछा कि क्या इस टाइम पे जब BSE सेंसेक्स ने 80,000 मार्क क्रॉस किया है क्या इन्वेस्टर्स को अपने इक्विटी फंड से एग्जिट करना चाहिए। एंड मिस्टर अमित सेज कि आइडियली एक इन्वेस्टर को इक्विटी फंड से सिर्फ तभी एग्जिट करना चाहिए या तो जब उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो रहे हैं या फिर आपका जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पैसे की जरूरत है। फिर हमने मिस्टर अमित से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर अमित सेज कि चेजिंग मोमेंटम इज अ बिग मिस्टेक व्हिच बेसिकली मींस कि कुछ कंपनीज अच्छा कर रही हैं इवन इफ द ब्रॉडर मार्केट इज नॉट डूइंग सो वेल। ही सेज कि हम एक लॉन्ग टर्म ट्रूथ को इग्नोर करते हैं व्हिच इज द ट्रूथ ऑफ मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं वो हमेशा अच्छा नहीं करेंगी और जो कंपनीज अभी बुरा कर रही हैं वो हमेशा बुरा नहीं करेंगी। जस्ट बिकॉज अभी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट हमेशा अच्छा करेगा। एंड ही ऑल्सो सेज कि एट एनी पॉइंट इन टाइम कभी भी स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली इग्नोर मत करिए, वेटिंग फॉर अ करेक्शन। सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई डू होप you had some amazing learnings. Thank you so much for watching in. And please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.